BS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार मौर्य गुरुकुल बाबूलाल इंटर कॉलेज नौदारा। आज हम लोग जीव विज्ञान में रक्त के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड, जिसे अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं। और इसका अध्ययन हम लोग सीरोलॉजी, हेमेटोलॉजी दोनों के अंतर्गत करते हैं। इसे हम सामान्य परिचय के रूप में पढ़ेंगे। बहुत विस्तृत पढ़ने का समय नहीं है, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक है। अब हम शुरू करते हैं। ब्लड, रक्त, इसकी खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। इसकी खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त क्या है? रक्त है एक प्राकृतिक कोलाइड। अब कोलाइड क्या होता है? कोलाइड उसे कहते हैं कि जैसे किसी चीज़ को देखिए, कोलाइड के बारे में आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। इसके सैद्धांतिक रूप से अभी पढ़ाने का समय नहीं है, ऐसे व्यवहारिक में आप समझिए कि कोलाइड उसे कहते हैं जैसे किसी चीज़ को आप छानते हैं तो कुछ भाग नीचे चला जाता है, जैसे कपड़े में कोई चीज़ छाना जाता है, कुछ भाग नीचे चला जाता है, कुछ भाग ऊपर बच जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। तो रक्त क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है। और रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी का मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग होता है। कनेक्टिंग का मतलब जोड़ने वाले, या ये कोशिकाओं से एक दूसरे कोशिकाओं से जुड़े होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। इसके पीएच के बारे में जानते हैं तो इसका पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। आपको पता है कि अगर 7 से कम पीएच होता है तो उसे हम लोग अम्ल कहते हैं, और 7 से अधिक पीएच होता है तो उसे हम क्षार कहते हैं। तो ये क्या है? रक्त एक क्षार है। इसका पीएच कितना है? 7.4 होता है। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो पुरुषों में ये 5.5 लीटर होता है और महिलाओं में 5 लीटर होता है। रक्त कितना होता है पुरुषों में? यहाँ लिख देते हैं मेल और फीमेल। पुरुषों में 5.5 लीटर और महिलाओं में 5 लीटर होता है। इसके निर्माण की बात करेंगे, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो वयस्क में इसका निर्माण होता है बोन मैरो में। बोन मैरो में होता है, जिसे हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। और वयस्कों भ्रूण में इसका निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण में इसका निर्माण लीवर में होता है, क्योंकि उस समय जब भ्रूणीय अवस्था में बच्चा होता है तो उस समय अस्थियां विकसित नहीं होती हैं, इसलिए भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण लीवर में होता है और वयस्क अवस्था में रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है। बोन मैरो क्या है? बोन मैरो एक अस्थियों के बीच में जालीनुमा संरचना होती है, जालनुमा संरचना होती है, जिसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं। अब देखिए, इसके आगे अगले भाग में हम लोग जानते हैं कि इसका स्टोर कहाँ होता है। इसके स्टोर के लिए क्या होता है? प्लीहा होता है, जिसे हम लोग स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन, प्लीहा कहते हैं। प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि रक्त का स्टोर प्लीहा में होता है। प्लीहा को कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि जो आरबीसी डेड होते हैं, मरते हैं, जो रक्त की कोशिकाएं मरती हैं, उनका भी संग्रह कहाँ होता है? उनका संग्रह प्लीहा में होता है, इसलिए प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं और कब्रिस्तान भी कहते हैं। अब आगे इसमें कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। रक्त को जब हम लोग मापते हैं तो इसे डेसीलीटर में मापा जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रक्त में कितनी होती है? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है? 200 ग्राम प्रति लीटर होती है। देखिए, अब आगे इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को Hb से प्रदर्शित करते हैं। हीमोग्लोबिन को Hb से प्रदर्शित करते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? Fe होता है। Fe क्या है? आयरन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का वर्णक है, एक प्रकार का डाई है, जिसकी वजह से रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और इसकी मात्रा कितनी होती है? मेल में इसकी मात्रा कितनी होती है?
14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और फीमेल में कितनी होती है? फीमेल में इसकी मात्रा होती है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। देखिए पुरुषों में 14 ग्राम होता है हीमोग्लोबिन और महिलाओं में 13 ग्राम होता है। जिसकी बॉडी में आयरन ज़्यादा होगा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, जिसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा उसमें आयरन भी ज़्यादा होगा। जिसमें आयरन ज़्यादा होगा उसका शरीर ज़्यादा मजबूत होगा, और जिसके शरीर में आयरन की मात्रा कम होगी यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी उसका शरीर कमजोर होगा या नर्म होगा, मुलायम होगा, बहुत अधिक कठोर नहीं होगा। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन। अब हम लोग इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं, इसके कार्य के बारे में। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है? रक्त का कार्य क्या होता है? ताप का नियंत्रण करना होता है। ताप नियंत्रण होता है। ताप नियंत्रण का क्या मतलब है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर एक नियत होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का ताप नियत होता है, निश्चित होता है। और जब ये ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, परिसंचरण करता रहता है, तो इसी कारण ये पूरे शरीर का टेम्परेचर निश्चित बनाए रखता है, क्योंकि इसमें ऊष्मा होती है। और जिस चीज़ में ऊष्मा होती है वो जब कोई चीज़ चलती रहती है, परिवहन करती रहती है, गति करती रहती है, तो उसमें ऊष्मा होती है। इसी ऊष्मा के कारण इसका ताप निश्चित होता है। अब दूसरा काम क्या है? पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थों का परिवहन कौन करता है? ब्लड करता है, रक्त करता है। पोषक पदार्थों का परिवहन कैसे करता है? जो चीजें हम लोग खाते हैं, पीते हैं, वो चीजें क्या होती हैं? पचती है, उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद क्या होता है? उसका अवशोषण होता है। और अवशोषण कहाँ होता है? अवशोषण ब्लड में होता है। उसको ब्लड में वो चीजें जाके घुल जाती है। और ब्लड जहाँ जहाँ ब्लड जाता है, कोई बॉडी में घूमता रहता है, परिसंचरण होता रहता है, तो जहाँ जहाँ ब्लड जाता है पोषक पदार्थों को अपने साथ लेके जाता है और कोशिकाएं इसे अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने पास अवशोषित कर लेती है, अपने पास खींच लेती है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है? पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। और क्या करता है? ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। अब देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे करता है? फेफड़े में हम लोग सांस लेते हैं तो हवा कहाँ जाती है? फेफड़े में जाती है। ऑक्सीजन कहाँ जाती है? फेफड़े में जाती है। और जब फेफड़े से कहाँ जाती है? कोशिकाओं में जाती है। कोशिकाओं से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आती है? फेफड़े में आती है। फेफड़े से शरीर से बाहर निकलती है। तो फेफड़ा क्या काम करता है? फेफड़ा केवल एक टैंक का काम करता है, एक टंकी का काम करता है। वहाँ पर केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आकर जमा होते हैं, भरे होते हैं, और वहाँ से निकलने, वहाँ से कोशिकाओं में जाने और कोशिकाओं से फेफड़े तक आने का काम कौन करता है? रक्त करता है। रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से लेकर आता है। तो इस प्रकार से गैसों का परिवहन भी कौन करता है? रक्त करता है। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका, यहाँ ऊपर बता देते हैं आपको कि एक महत्वपूर्ण इसका और कार्य होता है, और वो कार्य क्या है इसका? उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन क्या होता है? देखिए उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो शरीर में अपशिष्ट या बहुत अधिक मात्रा में है या ज़्यादा मात्रा में है, जिनका हमारे शरीर को कोई काम नहीं है, उन्हें बाहर निकालना है, तो उन पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। अब उत्सर्जी पदार्थ क्या है? जैसे अमोनिया है, यूरिया है, तो इन्हें बाहर निकालने का काम कौन करता है? रक्त नहीं करता है। इनको बाहर निकालने का काम वृक्क करता है, किडनी करती है। लेकिन इनको कोशिकाओं से वृक्क तक ले जाने का, किडनी तक पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त करता है। रक्त में ये चीज़ें घुल जाती हैं, उत्सर्जी पदार्थ घुल जाते हैं और किडनी तक जाते हैं। किडनी में डायलिसिस की क्रिया द्वारा ये फिल्टर होकर के शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, दूसरे भाग में पढ़ेंगे कि रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें मिली होती हैं। देखिए सबसे पहले इसमें प्लाज्मा, रक्त में प्लाज्मा ये कितना होता है? 55 से लेकर के 60% तक क्या होता है?
ब्लड में प्लाज्मा होता है। और दूसरी चीज क्या होती है इसमें, रुधिराणु होते हैं, रुधिराणु। और इनकी ये कितने प्रतिशत में होते हैं, ये होते हैं आपके 40% में होते हैं, रुधिराणु होते हैं। अब देखिए प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, एक तो पाई जाती है इसमें फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। और दूसरा क्या पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। देखिए अब प्लाज्मा में ये प्रोटीन्स पाई जाती हैं। प्लाज्मा क्या है, एक तरल पदार्थ है, और रुधिराणु क्या है, एक ठोस पदार्थ है। प्लाज्मा क्या होते हैं, तरल होते हैं, और रुधिराणु क्या होते हैं, ठोस होते हैं। देखिए ब्लड में ये ब्लड जो है ये दोनों चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे आपको शरबत बनाते हैं, घर पे शरबत बनाने में क्या होता है कि पानी तरल पदार्थ है और चीनी एक ठोस पदार्थ है, दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है, आपका शरबत बनता है। तो वैसे ही ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है और रुधिराणु होते हैं। अब प्लाज्मा में प्रोटीन्स पाई जाती है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन पाई जाती हैं। अब फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है, देखिए अगर इसको हम लोग निकाल दें इसमें से, किसमें से, प्लाज्मा से, प्लाज्मा से अगर हम लोग फाइब्रिनोजन को निकाल दें तो प्लाज्मा बहुत पतला और पीले रंग का हो जाएगा, हल्के पीले रंग का हो जाएगा। और तब हम इसे क्या कहेंगे, तब हम इसे सीरम कहते हैं। जितनी जांचें होती है बीमारियों की, जितनी जांच होती है वो सीरम के माध्यम से होती है। तो ये सीरम कैसे बना, जब उसमें से फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन को निकाल दिया जाता है प्लाज्मा से, तो हल्का पतला हो जाता है और इसका रंग पीले रंग का हो जाता है। तब हम लोग इसे क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। अब आते हैं रुधिराणु की ओर। रुधिराणु जो है ये एक ठोस कण होते हैं और इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं, देखिए पहला है आरबीसी, और दूसरा क्या है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या है प्लेटलेट्स होते हैं। देखिए आरबीसी क्या होते हैं, आरबीसी को क्या कहते हैं, आरबीसी को हिंदी में ल्यूकोसाइट्स कहते हैं या ल्यूकोसाइट कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और अब देखिए ये आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है, आरबीसी की संख्या होती है 50 लाख, आरबीसी की संख्या कितनी होती है 50 लाख होती है। इसकी संख्या कितनी होती है 10,000 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है 2 लाख होती है। प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख होती है। और इनका जीवन काल कितना होता है 120 दिन होता है। इनका कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का कितना होता है 4 दिन होता है। और प्लेटलेट्स का कितना होता है 7 दिन होता है। अब देखिए इसके बारे में और जानते हैं। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जो जिनकी वजह से रक्त लाल होता है, जो खून निकलता है कहीं कट जाने पर, वो क्या है आरबीसी, उसे क्या कहते हैं आरबीसी कहते हैं। इसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में या अंग्रेजी भाषा में कुछ भी कह सकते हैं कि इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है 50 लाख होती है। और इनका जीवन काल कितना होता है 120 दिन का होता है। 120 दिन जीवित रहते हैं, उसके बाद ये मृत हो जाते हैं। मृत होकर कहाँ जाते हैं, हमने पहले ही बताया था कहाँ जाते हैं मृत होकर के, स्प्लीन में जाते हैं। स्प्लीन को क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। जब ये मरते हैं तो कब्रिस्तान में जाते हैं। देखिए इसका एक और कारण है कि ये यहाँ स्प्लीन में क्यों जाते हैं, क्योंकि आरबीसी में
आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है और उनका आकार गोलाकार होता है। अगर हम लोग देखें आरबीसी की और एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हम लोग जैसे जैसे ऊंचाइयों पर जाते जाएंगे, जितनी ऊंचाई पर जाते जाएंगे आरबीसी का आकार बढ़ता जाएगा, उतना इनकी ऑक्सीजन डिजॉल्व की क्षमता कम होती जाएगी। इसीलिए ऊपर जाने पर हमें सांस लेने में समस्या हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। तो इनका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है और इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। और इसमें क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनको खा करके नष्ट करते हैं, लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये मृत होने के बाद कहाँ जाते हैं? स्प्लीन में जाते हैं, प्लीहा में जाते हैं। कौन? आरबीसी मृत होकर कहाँ जाते हैं? प्लीहा में जाते हैं। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या 10,000 होती है और इनका जीवन काल 4 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसमें केंद्रक पाया जाता है और इनका आकार अनिश्चित होता है। इनका आकार अनिश्चित होता है और केंद्रक पाया जाता है। अगर केंद्रक पाया जाता है तो डीएनए पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं। अगर केंद्रक नहीं पाया जाता है तो ना डीएनए पाया जाता है और ना ही आरएनए पाया जाता है। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के प्रोटेक्शन का काम करती है, हमारे शरीर में ये सुरक्षा का काम करती है। इसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं और मोनोसाइट्स कहते हैं। देखिए लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इनका फंक्शन क्या होता है? जैसे बॉडी में कोई चीज इंजेक्ट हुआ, कहीं आपको चोट लगी, खरोच लगी, कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर गया, उसकी पहचान कौन करता है? एंटीबॉडी उसकी पहचान करता है। और लिम्फोसाइट्स क्या काम करता है? लिम्फोसाइट्स जो बैक्टीरिया वायरस फंगस जो हमारी बॉडी के अंदर गया है उसको नष्ट करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि इसका आकार, लिम्फोसाइट्स का आकार कैसा होता है? टी नुमा होता है। लिम्फोसाइट्स का आकार टी के आकार का होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो एंटीबॉडी ने पहचाना और लिम्फोसाइट्स ने क्या किया? उसको मृत किया, उसको नष्ट किया। जैसे आपके यहाँ होता है, गांव में होता है कि किसी ने देखा तो किसी को बताया कि चलिए हम वहाँ ये लोग आए हैं, हमको मारने के लिए आए हैं, तो वहाँ पे लोग गए और मारे। फिर तो वही काम यहाँ है, एंटीबॉडी पहचानता है और लिम्फोसाइट्स उसको नष्ट करता है। अब जब ये नष्ट करके चला गया, मार करके चला गया, तो उसको खत्म कौन करता है? उसका सफाया कौन करता है? मोनोसाइट्स कहते हैं। मोनोसाइट्स, ये एंटीबॉडी जाता है मोनोसाइट्स को बताता है, तो मोनोसाइट्स उसको नष्ट कर देते हैं। अब आगे आते हैं प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनकी संख्या बॉडी में 2 लाख होती है और ये 7 दिन तक जीवित रहते हैं। इनका जीवन काल 7 दिन तक होता है। और इसकी संख्या अगर बहुत अधिक कम हो जाती है, तो जैसे डेंगू की बीमारी में है, अगर इसको डेंगू हो जाता है उसकी बॉडी में प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर ये 50,000 से कम इनकी संख्या हो गई तो वो मनुष्यों के लिए बहुत घातक हो जाता है। इसलिए अब इसको मेंटेन करने के लिए आपको ताज़े फल और हरी सब्जियाँ और गिलोय आदि का सेवन किया जाता है। और प्लेटलेट्स की संख्या हमेशा मेंटेन बनी रहनी चाहिए। देखिए एक बात और आपको बता दें कि आरबीसी हमें शक्ति प्रदान करता है और डब्ल्यूबीसी हमारी सुरक्षा करता है। और प्लेटलेट्स की संख्या, जिनके बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या बनी रहती है उनको जल्दी थकान नहीं लगती है। जैसे जैसे इनकी संख्या कम होती जाएगी उनको थकान लगेगी, कमजोरी महसूस होगी। तो इसलिए प्लेटलेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के। अब इसका हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे।